अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में नौजवान ने चोरी की वारदात की कोशिश नाकाम बना दी। नौजवान ने चोर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद बता रहे बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे हफीज मंसूरी। हफीज, बताइएगा, नौजवान की तरफ से बहादुरी का मुजाहिरा किया गया है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के गिरदो नवाह की एक बस्ती हुड़िया के अंदर, जहां आज से 5 रोज पहले एक वक़ुआ हुआ है। एक ऐसा वाक़या हुआ है कि रात 1 बजे के करीब चंद शरपसंद डाकू एक शरीफ शहरी के घर के अंदर घुसकर मुदाखलत करके उन्होंने वहां डकैती करने की कोशिश की। लेकिन उस शहर का एक काबिल फ़ख्र नौजवान, उस बस्ती का एक काबिल फ़ख्र नौजवान जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, उसने बड़ी हिम्मत, जाफशानी और जुर्रत के साथ और बहादुरी और दलेरी के साथ उन डाकुओं का मुकाबला किया और उस डाकू को गिरफ्तार किया, जिसके नतीजे के अंदर मोहम्मद इकबाल शदीद जख्मी हुआ। आज हम उसके घर में मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया। जी इकबाल भाई, आप बताएं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जैसे हुआ है, उसने थ्रू पहले ब्रश 2 मारे हैं, तीसरा जो हम उसको पकड़ा है उसने नीचे गिराया, उसने टंग पे जो है ना फायर मारा, भागने की कोशिश की, हमने उसको नहीं छोड़ा। गाड़ी जो है उस बाकी उस पर आज उस गाड़ी में बैठ गए हैं उसको खींचने के लिए, डगेट को जिसे हमने पकड़ा हुआ था उसने फायर मारा, फिर भाग जाए। गाड़ी जो है ना, फिर जो अवाम आ गई, दाड़ की अवाम आ गई, वो गाड़ी भाग गई, उसको हम पकड़ रखा है। जी, जिस तरह की उन्होंने ये अपनी सारी दास्तान सुनाई, इससे पहले हमने यहाँ अहलियाने इलाका से भी इस हवाले से बात की है। ये लोग पुलिस के इस हवाले से जो ताउन है उसके हवाले से भी ये लोग नाला हैं कि पुलिस ने इस मामले को इतना संजीदगी से नहीं लिया और पुलिस भी इस मामले में अभी तक जो है वो जिस तरह से इनके साथ ताउन करना चाहिए वो नहीं कर रही। और ये अहलियाने इलाका का ये भी मुतालबा है कि ऐसे लोगों को यहाँ पर सिर्फ तमगा जुर्रत भी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कंदकोट में गंदम की फसल तैयार होने वाली है। गुज़श्ता साल हुकूमत की जानिब से मुनासिब रेट न मिलने पर काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस साल भी फसल पक कर तैयार होने वाली है। किसानों ने गंदम के रेट बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं कंदकोट से अब्दुल फहीम चाचड़। अब्दुल फहीम चाचड़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के करीब गांव हैबत खान बाजकानी में, जहां पर गंदम का जो फसल है वो अभी तैयार होने वाला है और यहां पर जो आबादगार हैं वो बहुत परेशान है इस वजह से कि गवर्नमेंट जो रेट करती है वो कम करती है और जो व्यापारी होते हैं वो ज्यादा रेट दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जो गंदम का रेट है वो कम मिल रहा है। पिछले साल 1500 रुपया फी मन काश्तकार को दिया हुकूमत ने, और इस दफ़ा जो आप मार्केट में जाएं तो 2600 रुपये में जो है फी मन में आटा मिल रहा है। ये तो नुकसान है आवाम के लिए भी और काश्तकारों, गरीबों, मजदूरों के लिए भी। यहाँ हारियों और जमींदारों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे हुकूमत वक्त से वफाक से मुतालबा है कि गंदम का रेट है जो जल्दी मुकर्रर किया जाए। जी, आपने आबादगारों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जो गंदम का रेट है वो गवर्नमेंट से अपील की है कि उसका रेट ज्यादा दें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, शाहदरा में बेगम को शराब पीने से मना क्यों किया? शोहर का बीवी पर तशद्दुद। शोहर सरेआम बीवी को बालों से पकड़कर मारता, घसीटता और तशद्दुद करता रहा। थाना शाहदरा की हदूद में इंसानियत की तजलील का दिल खराश वाकया। पुलिस खामोश तमाशाई। अहले इलाका का कहना था कि खातून की तजलील करने वालों के खिलाफ कानून का हरकत में आएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मंसूर बेग से। मंसूर बेग, बताइएगा, शोहर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है कि नहीं? जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है फजल पार्क में कि शराब पीने से मना करने पर शोहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ईवानों में बैठकर अक्सर ये बातों के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि खतूनों को, जो खवातीन पर जो तशद्दुद किए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कवानीन पास किए जाते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। यही वजह है कि शराब पीने से मना करने पर शोहर ने अपनी बीवी को बालों से पकड़कर मेन बाजार के अंदर उसे घसीटता रहा, मारता रहा, बल्कि उसके कपड़े फाड़ते। जब अहले इलाके वहां पे खड़े जमा हुए तो उन्होंने उसकी मिन्नत समाजत की, उस दरिंदे शख्स इंसान से उसे बचाया और पुलिस को इतला दी। थाना
शादरा की पुलिस है। और ये भी बताता चलूं, 2 क्राइम थे। एक क्राइम तो वहां पे ये था कि सरेआम यहाँ पर शराब फरोख्त की जाती है, जिसे कोई भी शख्स बासानी जाके वसूल कर लेता है, उसे पीता है और पीने के बाद अपने घर पे और अपने बच्चों पर तशद्दुद करता है। पुलिस को जब इतला की गई कि एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी बीवी पर, खतून पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, और SHO जो थाना शादरा है वो खामोश तमाशाई बना रहा, उसने कोई कार्रवाई अमल में ना लाई, वहां पर मौके पर ना पहुंचा, जिस पर लोगों ने ही उसकी मिन्नत समाजत की और बड़ी मुश्किल उस खतून की जान बचाई। जान बचाने के बाद जब खतून पुलिस स्टेशन खुद जाती है तो अफसोसनाक बात उस पर ये गुजरती है कि जो पुलिस है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी, जो लाहौर के अंदर सेल बनाए गए हैं कि खवातीन को प्रोटेक्शन दी जाएगी, खवातीन की जो मसाइल उन्हें हल किया जाएगा, उन पर फौरी अमल किया जाएगा। अफसोस वो धरे के धरे हैं, सिर्फ दावे ही हैं, उन पर पूरा कोई अमल नहीं किया जाता। खतून ने जब जाकर वहां पर दरखास्त दी तो इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिस वाला चौकी इंचार्ज था उसने उसे कि तुम्हारे शोहर ने तुम पर तशद्दुद किया है, ये कैसे हुए, इस खतून को टाल मटोल करते हुए चौकी से बाहर भेज दिया, बल्कि उस पर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाएगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि बीवी की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस बारे में कि अब उसने कानूनी कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ या माफ कर देगी, इस बारे में भी बताइएगा। जो खतून थी वो अपने शोहर अरफान के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती थी, इस वजह से कि ये आए रोज इस पर शराब पीकर जो वो कमाती थी, लोगों के घर में काम काज करती है, जो कमा कर लेके आती थी वो उसका शोहर से छीन कर शराब पी के शराब के नशे में उड़ा देता था, और दूसरा इनके बच्चों को तशद्दुद करता था, इस खतून पर तशद्दुद करता था, जिस बिना पर वो पुलिस के पास गई कि आप इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाएं ताकि मेरा जो शोहर है वो इस नशे से बाहर आ जाए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस खामोश उस पर तमाशे बनी रही और मुस्कुराती रही कि तुम्हारा शोहर है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जबकि आज लाहौर के अंदर एक सेल्स बनाए गए हैं खवातीन के लिए, अलग से बनाएंगे, जहां पर खवातीन जाकर अपनी कंप्लेंट जमा करवाएंगे और उनके अंदर फौरी से फौरी उस पर अमल किया जाएगा। मगर यहां पर कोई भी ऐसा काम नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बात करेंगे कराची की। जयालों का गढ़ लाड़काना मसाइल का गढ़ बन गया। जिधर देखो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं लाड़काना से हाफिज अकरम। हाफिज अकरम, आगाह कीजिएगा मसाइल के बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का इंतखाब लाड़काना। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। भुट्टो का शहर लाड़काना जिसे पेरिस बनना था लेकिन मोनजो दड़ो बन गया। अरबों रुपए के फंड्स तो आते हैं लेकिन कहां जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। मैं इस वक्त मौजूद हूं जियालों के गढ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी किले लाड़काना में। मेरे अकब में मेरा कैमरा मैन अकीब आगही आपको दिखा भी रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेडीज़ पार्क बनाया जा रहा है जहां पे लोग अपने फैमिलीज़ के साथ जो है आके वॉक वगैरह करेंगे। लेकिन ताहाल जो है 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है ये मंसूबा अधूरा है, शैतान की आंख बना हुआ है। लाड़काना के शहरी जब यहाँ अपने फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो इस गेट को लगा हुआ ताला लाड़काना के शहरियों का मुंह चढ़ा रहा होता है कि इतने अरसा दराज गुजर जाने के बावजूद भी अपने सियासी किले लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके नाम से मंसूब ये बिलावल भुट्टो फैमिली पार्क 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी। हाफिज अकरम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कबीरवाला की। कबीरवाला में महकमा अनहार की मुबैना गफलत की बना पर नहरी पानी ओवरफ्लो होना मामूल बन गया, जिससे कई एकड़ गंदम की फसल तबाह हो गई। काश्तकार सरापा एहतजाज डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका मूलापुर में, जहाँ पे जो है महकमा अनहार की मुबीना गफलत के खिलाफ जो यहाँ के किसान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मुतालबा है। जी मैं 12 कित्ता की टहल के ऊपर हूँ और हमारी जो फसलें हैं ये तबाह हो चुकी हैं। ये महकमा अनहार की बहुत बड़ी गफलत है, जिसमें तसव्वुर शाह और जफर सऊद हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं। इनको फ़ोन करते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़े करप्ट लोग हैं और इनको जब हम 6 माह के बाद चावल की फसल जब आती है तो इनको हम चावल देते हैं, जब गंदम की फसल आती है तो ये हमसे गंदम वसूल करते हैं। और इनको पता होता है भी इस टाइम किसका पानी है तो उस
जो देते हैं उनका पानी छोड़ देते हैं, जो नहीं देते हैं उनका पानी ये बंद कर देते हैं। अभी ये जहाँ की फसल खत्म हुई है तो ये हमसे वो वसूली करते हैं, भत्ता लेते हैं, तो हम लोगों ने नहीं दिया और इसलिए इन्होंने ये इतना पानी छोड़ दिया कि हमारी ये साथ वाली फसलें ये पक्के खाले के ऊपर से पानी गुजर गया है। लिहाजा ये करप्ट लोग हैं हमारी DCO खानेवाल से और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पुरजोर अपील है कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ ये महकमा नहार जिस तरह पानी ठंडा है ये लोग भी इसी तरह ठंड लेकर बिस्तरों में सोए हुए हैं। हम लोग रात को इधर जलील होते हैं आकर, ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, फ़ोन करते हैं। हम इसलिए ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं और इनके खिलाफ ये हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ फौर कार्रवाई की जाए और इनको जो है सही तरह डंडा दिया जाए और इनको बताया जाए कि ये तनख्वाहें किस लिए लेते हैं। हम गरीब लोग दिन को मजदूरी करते हैं और रात को आकर हम अपनी फसलों की हिफाजत करते हैं। ये पानी इतना ऊपर जा रहा है कि हमारी फसलें जो है सब तबाह हो गई हैं। ये जैसे कि आपने अलग किसानों की बात की, उनका यही कहना है कि जो यहाँ के महकमा नहार के जफर शाह और तसव्वुर जो है उनकी मुबीना गफलत की वजह से ये पानी जो है ओवरफ्लो हुआ है और हमारी जो फसलें हैं गंदम की वो तबाह हो चुकी हैं। इनका वज़ीर आला वज़ीर आज़म खान शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में गंदगी के अंबार, बदबू और ताफुन ने जीना महाल कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी जतोई सालाना लाखों रुपए फंड हड़प कर जाती है, मगर शहर जतोई का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। मोहम्मद हुसैन, आगाह कीजिएगा। म्यूनिसिपल कमेटी जतोई की नाअहली की वजह से जतोई शहर भर में जगह जगह गंदगी के अंबार और इसके साथ साथ गंदे पानी के तालाब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान और सरापा एहतजाज हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, इस गंदगी की वजह से शहरों में मूजी अमराज भी फूट पड़ी हैं। इस वजह से कोई शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या बताएंगे। जी, आप क्या बताना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत दरखास्त करें गंद कचरा पे गंदगी पे ये बहुत दुकान वाले पासा छोड़ के बंदे बीमार थी पे, लिहाजा एक कचरा उठाया वने इतना सटी वन बाहर अंदर प्यार आंदे बंदे बहु बीमार थी पे। मेहरबानी करें हुकूमत को दरखास्त करें एक कचरा उठा वने अपना। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना, इनका कहना है कि 12 म्यूनिसिपल कमेटी जतोई को दरखास्तें दी गई मगर इन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इनका कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी जतोई को सालाना लाखों रुपए फंड आते हैं मगर ये कमेटी के लोग खुद हड़प कर जाते हैं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि खुदा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह कामोकी में भी महंगाई अरूज पर है। चीनी और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे राना जफर से। राना जफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामोकी में भी महंगाई अरूज पर है और अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में होशरवा इजाफा कर दिया गया है। अगर यहाँ चीनी की बात की जाए तो हाल ही में चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले चीनी 80 रुपये किलो में सेल की जा रही थी, लेकिन अब चीनी 90 से 100 रुपये किलो में सेल की जा रही है। अगर यहाँ घी की बात की जाए तो घी पहले 250 रुपये किलो में सेल किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी कीमत में भी 30 से 40 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तो इसी तरह दूसरी जो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। जब दुकानदारों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो दुकानदारों का कहना था कि ओपन मार्केट में चीनी का जो 50 किलो का थैला था वो 4000 में सेल किया जा रहा था, लेकिन अब हाल ही में वो 4600 रुपये उसकी कीमत कर दी गई है, जिसकी वजह से चीनी महंगी बेचनी पड़ रही है। अगर यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ यहाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं और गरीब आवाम को ग्रां फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। तो जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि जब से ये हुकूमत आई है कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी और कभी अशियाई खुर्दोनोश की चीज़ों में इजाफा कर दिया जाता है। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुजरात पुलिस थाना सिटी लाला मूसा कार चोरों और डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कार चोरी और मवेशी चोरी में मुलविस 2 गैंग गिरफ्तार। 42 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की हिदायत पर SHO थाना सिटी लाला मूसा इंस्पेक्टर असलम और उनकी टीम ने खसूसी ऑपरेशन करके मवेशी चोरी और कार चोरी में मुलविस 2 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से दौरान तफ्तीश 14 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसमें के ख़ास तौर पे जो जहाँ पे के चेक्स इशू होते हैं उनको भी ऑटोमेट किया जाए कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो कि लोगों को आसानी से पेमेंट्स भी मिल सकें और उसमें शफाफियत भी आए। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखें हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में एक हमारा हदफ था कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं और वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इस तरह की हों जिससे कि जो मौजूदा वक्त है उसके मुख्तलिफ तकाज़े हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी वो पुरानी रीत पे चल रही हैं जिसमें कि एफिशिएंसी भी कंप्रोमाइज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी भी कंप्रोमाइज़ होती है और अकाउंटेबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारी हुकूमत ने बहुत काम किए हैं। बदकिस्मती से वो अलग बात है कि हम उसको अवाम तक नहीं पहुंचा सके। तो इसी सिलसिले में ये भी फैसला हुआ कि आने वाले दिनों में पूरी जो रिफॉर्म्स हमने की हैं उनको हम आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से इदारों में रिफॉर्म्स की गई हैं। कितने इदारे थे, कुछ 445 के करीब थे और उसको हम 341 पे ले आए हैं। कुछ को मर्ज कर दिया है, कुछ को ख़त्म कर दिया है और साथ में ये बात भी हुई कि 18वीं तरमीम के बाद जो सब्जेक्ट्स थे, जो मिनिस्ट्रीज थी, जो डिवॉल्व कर दी गई सूबों को, उसके बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज का हुजम है बजाय कि वो कम होता वो बढ़ गया है। फिर इसी ज़मन में पेंशन फंड्स, उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर हमेशा जिक्र करते हैं और उसमें जो पे एंड पेंशन कमीशन है उसको भी एक फास्ट ट्रैक करने पे उनको काबीना ने ये एडवाइस किया कि वो अपने काम को तेज करें क्योंकि ये दोनों बड़ी अहम चीजें हैं। और सूबाई जो एम्प्लॉइज होते हैं और जो फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं उनमें जब से ये इस तरह के मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि जो 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम पर से के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे नकाइस हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अब उसमें होता यही है कि जो उनके जो फंड्स उनको एलोकेट होते हैं उसमें से अब एक ग्रेड 1 से 15 तक की जो असामियां हैं ये 85% उसका बजट का जो सैलरीज का होता है उसका हिस्सा होती हैं। तो इस सिलसिले में भी शफकत महमूद साहब जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे हैं तो उसके बारे में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई जिसमें कि ये जो अदम तवाज़ुन है सूबाई और वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉइज़ का, इसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा और ये जो रिफॉर्म्स हैं इसकी ज़ाहिर है कि आपको आने वाले दिनों में एक मुकम्मल जामे किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि सारी रिफॉर्म्स जो कि हमने की हैं और जो मुकम्मल हो गई हैं उनकी तफसील भी और वो जो कि अभी होनी है उसकी तफसील भी आपके सामने पेश की जाएगी। उसके अलावा जो पेट्रोल की स्मगलिंग है वो एक बहुत ही अहम है क्योंकि जो पेट्रोल की स्मगलिंग है उससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक कि जो मायारी पेट्रोल है, क्योंकि जो और पेट्रोल जो कि ओएमसीज के थ्रू जो आता है उसका एक ख़ास क्वालिटी का मायार होता है और जो स्मगल होके आता है उसका कोई
क्वालिटी कंट्रोल होता ही नहीं है। तो न सिर्फ कि ये माहौलियात के कॉन्टेक्स्ट में या आपकी जो गाड़ियां हैं उनकी वेयर एंड टेयर में, बल्कि जो आपके ख़जाने को नुकसान पहुंचता है वो भी कोई तकरीबन कोई 180 अरब रुपए के लगभग है। तो ऐसी सूरत में जबकि हमें न सिर्फ के इसके जो सोशल नुकसानात हैं उसके अलावा जो नुकसान होता है गवर्नमेंट को वो भी बहुत अहम है। तो इसलिए उस पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसकी कि इत्तेफाकन जो कार्रवाई हुई है वो आज से शुरू हुई है, तो वो 192 पेट्रोल पंप्स जो हैं, ऐसे पेट्रोल पंप्स जो कि इस किस्म का तेल बेचते थे, उन पे FBI, कस्टम्स, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, पुलिस, सब ने एक जामा एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि पूरे मुल्क में कार्रवाई कर रही है, जो कि शुरू हो गई है। जिस तरह मैंने कहा 192 पंप्स उनको सील कर दिया गया है और जो उसकी सज़ा है वो भी बड़ी कड़ी है। एक तो उनको 1 हफ्ता दिया गया है कि वो अपने जवाबात दें परचेजेस के, सेल के, और दूसरा ये है कि जब ये तय हो जाए कि ये पेट्रोल बेच रहे थे, स्मगल पेट्रोल बेच रहे थे, तो फिर उसमें पेट्रोल पंप की और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी अटैच कर दिया जाएगा और ये बड़ी सख्त सज़ा है। तो इसलिए बेहतर यही है, तंबीह यही की गई है। और ये तकरीबन मुल्क में कोई 2094 पंप्स हैं जो कि जिसमें पूरे मुल्क में ये फैले हुए हैं और ये वो तेल बेच रहे हैं जो कि न सिर्फ मुज़िर है बल्कि गैर कानूनी भी है और उससे हमें हमारे एक्सचेकर को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें जो बाकी पंप्स हैं उनके ऊपर भी ये इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो उनके साथ भी इसी किस्म की वो होगी, ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और इस्लामाबाद के MNA असद उमर साहब ने उसामा सत्ती का केस उठाया, जिसमें कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सख्त उसका इजहार किया, खफगी का इजहार किया कि कैसे एक नौजवान लड़का उसको गोलियां मार के उसको उसकी ज़िंदगी ले ली है। तो जो GIT बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, पेश कर दी है सेक्रेटरी दाखिला को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, जोर देकर कहा कि अगर तो इस GIT से वो रसा वो मुतमईन ना हो तो जिस तरह भी वो कहेंगे, जिस तरह की तहकीकात वो कहेंगे जिसमें कि हाई कोर्ट का जज शामिल हो, जिस तरह के भी वो उनकी तसल्ली के मुताबिक इंक्वायरी होगी और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद एक अहम टॉपिक जो कि हमारे अक्सर मुल्क में जिसकी बात होती है वो है जबरी गुमशुदगी के बारे में। इसके बारे में जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है डॉक्टर शरीम मज़ारी के मातहत, उसमें लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया है कि जो कानून उन्होंने पेश किया है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। उसके बाद एक और अहम चीज़ जो कि आपने देखा है कि पिछले दिनों से मीडिया की जीनत बना हुआ है वो है ब्रॉडशीट। जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है उसके बारे में, चूँकि ये एक ऐसा मसला है जो कि सन 2000 से शुरू हुआ था और फिर जब NRO दिया गया
PMLN کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اس کے بعد اس پہ ایک قسم کے سرد خانے میں چلا گیا. یہ وہ انکوائری تھی جس میں کہ 200 نام دیے گئے تھے, آپ کو بخوبی معلوم ہے, جو کہ اس ملک کے اثاثے لے کر باہر منتقل کیے ہیں غیر قانونی طور پر. تو ان کی لسٹ جو دی گئی تھی اس کے بارے میں جو سرموری کا اظہار کیا گیا بعد میں جب کہ NRO دے دیے گئے, تو اس کے بارے میں جو ابھی مختلف انٹرویوز سامنے آئے ہیں موسوی کے, اور جو انگلینڈ میں جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ نکات کو تشت ازبام کرے گی اور پہنچائے گی کہ کس طرح سے اس ملک کے, ایک تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے اثاثے لوٹے, بلکہ جو پیسے دیے گئے تھے اس کمپنی کو کہ یہ وہ کارروائی کرے, اور انہوں نے کافی اہم انکشافات شروع بھی کر دیے تھے, جس میں کہ بعد میں نواز شریف صاحب کے کسی بندے نے, کہتے تو ہیں ان کے کزن نے, اپروچ کیا کہ اس چیز کو نیگوشیٹ کر لیا جائے اور ان کا نام نکال لیا جائے, جس پہ اس نے کہا کہ وی ڈونٹ ڈیل ود the crooks. تو اس کے بارے میں بھی جو کمیٹی ہے وہ اپنی انشاءاللہ عنقریب 2-4 روز میں اس کے بارے میں ہم جو بھی ان کے انکشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے, تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے اداروں کو مذاق بنایا, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, اور پھر ملک کو ایک ایسی لٹیگیشن میں, ایک ایسے مقدمے میں ڈال دیا جس سے کہ ہماری بڑی ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے بعد جو فوڈ, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر اور خاص طور پہ ویٹ کا, اس سلسلے میں بھی ایک بڑی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انسٹرکشنز دی کہ اگلے 15 روز میں جو قانون ہے ان تجربات کی بنیاد پہ جو کہ پچھلی سالوں میں حاصل ہوئے کہ ان پہ ایک پالیسی بنائی جائے اور 15 دن کے اندر ان نکات کو ایڈریس کیا جائے, جس میں کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے گندم کی سپلائی کو روک کر مارکیٹ میں جو ڈسٹورشن پیدا کی, جس سے کہ قیمتیں بھی بڑھیں اور شارٹیج بھی پیدا ہوئی. تو کیا وہ اقدامات ہیں قانونی طور پہ ہم لیں کہ آئندہ اس قسم کا کسی بھی صوبے کو یہ حق نہ ملے کہ وہ پورے ملک میں جو سپلائی چین ہے شارٹیج کو کریٹ کرنا, اس قسم کی چیزیں جو کہ ہم نے دیکھیں جو کہ وجہ بنی اس کی قیمتوں کے بڑھاوے کی بھی اور کمی کی بھی. تو اس میں بھی ایک سخت جو ہے قانون سازی کی بات کی گئی, کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, گو کہ صوبائی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں, لیکن جو قانون ہے وہ جو ہے فیڈرل حکومت کے ڈومین میں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ باتیں ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنرل ڈسکشن تھی وہ رہی, کیونکہ یہ ہماری ایک ایسی کابینہ ہے جو کہ میرا نہیں خیال ہے, گو کہ میرا کوئی اتفاق نہیں رہا ماضی کی کابینہ میں رہنے کا, کہ جس میں کہ جتنی اگر آپ ہمارے 2 سال کی کابینہ کے اجلاس دیکھ لیں اور پچھلی حکومتوں کے پورے 10 سال کی وہ لے لیں, تو ہماری جو کیبنٹ کی ڈیسیجنز ہیں, کیبنٹ کی میٹنگز ہیں, وہ زیادہ ریلیجسلی ہو رہی ہیں, اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کوئی بندہ جس نے اپنا مائک آن کیا ہو, سوالات پوچھنا چاہے, کسی چیز سے اپنا ڈس ایگری کرنا چاہے یا کوئی سجیشن دینا چاہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو بڑے اس سے کھلے دل سے وہ کرتے ہیں, اور اس میں حقیقی معنوں میں ایک کلیکٹیو وزڈم بھی آتا ہے اور ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ایک بنیادی جو شرط ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ فرمائیے گا, آج کی کابینہ اجلاس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی؟ بالخصوص سینٹ کے الیکشن سر کے ہیں
اور حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا اسٹریٹجائز کرنے جا رہی ہے, اس کی پاسبلٹی بھی اس 5 رکنی کمیٹی کو دی گئی ہے جو پی ڈی ایم کی ساری تحریک کو کاؤنٹر کرے گی, یا اس کے اوپر ڈفرینٹ کمیٹی بنے گی, اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی. تھینک یو. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ہمارے لیے کیا بلکہ پورے ملک کے لیے قصہ پارینہ بن گیا ہے. یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی بنیاد ہی بڑی کھوکھلی تھی, کیونکہ عوام ہمیشہ کرپشن کے خلاف تحریک میں نکلتے ہیں, کرپشن کو بچانے کے لیے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے, تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی بات ہوئی نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سینٹ میں جو ہم سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو بل اس وقت عدالت میں بھی جو ہم نے گائیڈنس مانگی تھی, اس میں بنیادی ہمارا مقصد یہی ہے کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں اور جو پیسے کا استعمال ہے وہ نہ ہو. کیونکہ اگر اپر ہاؤس جو کہ اس پارلیمنٹ کا سب سے ایک بالائی وہ ہے ہاؤس ہے, اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ اس میں آئیں جو کہ ایک خاص تجربہ رکھتے ہیں, ایک خاص لیول آف میچورٹی ہے, اور کس طرح سے وہ, اور خاص طور پہ وہ لوگ بھی جو کہ میرا خیال ہے کہ جو الیکشنز میں کسی بھی وجہ سے حصہ نہیں لیتے, تو ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ پالیسی سازی میں, قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ہوتا یہی آیا ہے کہ پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جن کو ہونا چاہیے وہ آ نہیں سکتے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور وہ جس کو کہ ہم عام لفظوں میں شو آف ہینڈز کہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مقصد یہی ہے کہ جو ووٹر کا جو ووٹ ہے اس کا تعین ہو سکے کہ اس نے کس کو دیا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس کو ہم پرسو بھی کریں گے. دیکھیں ہمیں کورٹ کیا ہمیں گائیڈنس دیتی ہے اور اسی بنیاد پہ. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مقصد کیا ہے ہمارا, اور کن وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. شکریہ صاحب, ایک ٹاپک آج شروع میں بات کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی, مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ سب شامل کر رہے ہیں. باقی یہ گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے, لیکن آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہاں پر ایک اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ کووڈ ویکسین جو وہاں پہ خریدنے جا رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کی آپ خریداری پرچیز کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ پیپرا رولز سے ایکسیپٹ کر دی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ, کیا باقی ایسا ہوا ہے کہ ایکسیپشن دی گئی ہے اور اس کی وجوہات؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی پرچیز نہیں ہے. یہ تو جو ہمارا جو بجٹ تھا اور جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ کوئی 120 سے 150 ملین ڈالر کی ہوئی ہے. دوسری بات کہ پیپرا رول سے کیوں مستثنا کیا گیا ہے, بیکاز جو لینگویج جس بل کو لایا گیا تھا اس سے وہ کرنا, اس میں کافی کنفیوژن کریٹ ہوتی تھی, سبجیکٹو چیزیں تھیں اس میں. مقصد یہ تھا کہ اس میں جتنی بھی قانونی فارمیلٹیز آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں, تو اس سے ایک تو بہت زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے جس میں کہ ہم مختلف قسم کی دوائیوں کی بات نہیں کر رہے. یہ مختلف ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک سے ہم خرید رہے ہیں. تو اس میں جو پیپرا لاز ہیں وہ ہم اس کی جو حاصل کرنے میں, کیونکہ اس کا تو تعلق صحت سے ہے, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مہینے لگا دیں, کتنے ایشوز کھڑے کر دیں. تو اس میں وقت کو بچانے کے لیے یہ ایگزمپشن دی گئی ہے, اور اس کا جو ایگزمپشن ہے اس کا بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے بغیر کسی حساب کتاب کے ایک میکنزم ہے جو کہ سارے جتنے بھی باقی میکنزم ہیں وہ رہیں گے. لیکن پیپرا کا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے کم قیمت لوئسٹ بیڈر کی بات ہوتی ہے, لیکن اگر آپ نے ایک ہی دوائی لینی ہے تو اس میں تو کوئی اس قسم کی چیز, تو تکنیکی چیزیں ہیں جو آڑے آ رہی تھی, اور یہ ایک ون ٹائم اور ایک خاص
जो कि सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है कि कोविड के लिए हम ऐसी चीज़ें जितनी जल्द से जल्द हो सके जो वैक्सीनेशन हम अवेलेबल कर सकते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, और उसकी भी जो आपको पता है कि जो बने हुए हैं कि प्रायोरिटी किसकी होगी, जो कि पेट्रोल की स्मगलिंग के बारे में काफी किया है, तो ये स्मगलिंग जो हो रही है वो ईरान से हो रही है। आप पेट्रोल पंप तो बंद कर रहे हैं, लेकिन जो उनको पेट्रोल पहुंचाने वाले हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके बारे में क्या स्टेप हो रहे हैं? देखें, ये अंडे और मुर्गी वाली बात है। तो उसमें यही होता है कि अगर आप सप्लाई साइड को चोक कर दें तो जाहिर है कि वो एक तरीका है, डिमांड खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि डिमांड को ख़त्म कर दें तो सप्लाई इनफेक्टिव हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के वो हैं, लेकिन मकसद असल क्या है कि एक चीज़ गैर कानूनी है और उसको रोकना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसका जो दायरा कार है वो मज़ीद फैलेगा, लेकिन इस वक्त तो ये है तय कि जो इसमें मुलविस हैं उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनको बड़ी सज़ा है। के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ये पेंशन के बारे में आप कैबिनेट से आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी तजवीज़ आई है कि पेंशन में कोई कमी की जा रही है या कोई पेंशन में कमी? पेंशन नहीं जी, देखें, पेंशन में कमी की बात कभी भी नहीं होती। पेंशन का सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम यही समझते हैं कि पेंशन एक बहुत सीरियस इशू है जिसमें कि कई ऐसे इदारे हैं जो कि पेंशन जो है ना उसका साइज बढ़ रहा है, और उस साइज को, उस पेंशन को पे करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए? पाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि काबीना इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी। मजीद कहा कि 8वीं तरमीम के बाद वजारतें सूबों को मुंतकिल की गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि काबीना इजलास में 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुतल्लिक बिल की मंजूरी दी और मजीद कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वजारतें सूबों को मुंतकिल की गईं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारंग मंडी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर शहरी बरहम। बल्दिया मुलाजमीन कई दिन तक गायब, शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई करने लगे। बल्दिया मुलाजिम से सफाई की दरखास्त करने पर मुलाजिम का पैसों का मुतालबा बाद अज़ा बदतमीजी पर उतर आया। बल्दिया मुलाजमीन की अफसरशाही पर शहरी सरापा एहतजाज, नोटिस का मुतालबा कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नारंग मंडी में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर शहरी बरहम। बल्दिया मुलाजमीन कई दिन तक गायब रहते हैं। शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई करने लगे। बल्दिया मुलाजिम से सफाई की दरखास्त करने पर मुलाजिम का पैसों का मुतालबा बाद अज़ा बदतमीजी पर उतर आया। बल्दिया मुलाजमीन की अफसरशाही पर शहरी सरापा एहतजाज, नोटिस का मुतालबा भी कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मियां मोहम्मद मौजम से। मौजम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, नारंग मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर से शहरी शदीद परेशान है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में जनाजा ले जाने के लिए भी हमें इन्हीं गंदगी के ढेरों से गुजरना पड़ता है। जबकि जो खाकरोब हैं, बल्दिया का अमला, वो कई दिन तक गायब रहता है। जब बल्दिया का अमला आता है तो उनसे जब सफाई सुथराई के बारे में बात की जाती है तो वो पैसों का मुतालबा करता है। तो आज भी एक वाक़या पेश है जिसमें जब बल्दिया मुलाजिम ने पैसों का मुतालबा किया तो शहरी ने उसको याद करवाया कि आज आप इतने दिन बाद आए हैं, तो वो आगे से बदतमीजी पर उतर आया है, जिस पर शहरी शदीद परेशान है। जबकि शहरियों को सफाई सुथराई के काम भी खुद ही करने पड़ रहे हैं, जिनसे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो शहर के मेन चौराहों
مین سڑکوں اور ریلوے لائن کے ارد گرد بھی گندگی کے بہت ڈھیر جو ہیں وہ بدبو اور تفن پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. جی میاں محمد معظم، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پر دیسی گھی بنانے والی جعلی فیکٹری پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کا جعلی گھی برآمد کر لیا گیا. 3 افراد گرفتار. مخبر کی اطلاع پر پولیس اور فوڈ اتھارٹی نے اڈا خان چوک پر عابد گجر کی جعلی دیسی گھی کی فیکٹری پر چھاپا مارا، جہاں 2 نمبر گھی کو ملٹی نیشنل کمپنی شاندار اور ٹاپ پیور کے نام سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا تھا. اطلاع ملتے ہی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی جنوبی پنجاب شہزاد مکسی موقع پر پہنچ گئے اور فیکٹری کو سیل کر دیا گیا. احسن اقبال، آپ کو بتائیں کہ اہم کارروائی کی گئی ہے. کوٹ ادو تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس کا فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ اڈا خان چوک پر دیسی گھی بنانے والی جعلی فیکٹری پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کا جعلی گھی برآمد کر لیا گیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھیلیاں والی شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سندھیلیاں والی میں مین نیشنل گرڈ اسٹیشن میں فالٹ کے بعد سندھیلیاں والی اور گرد و نواح میں بجلی کی غیر اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ 14 گھنٹے سے زیادہ کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. معمولات زندگی شدید متاثر ہونے لگ گئے ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سندھیلیاں شہر اور گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ فوری بند کیا جائے. ادھر آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ ورکا شہر اور گرد و نواح میں بجلی کے ساتھ سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث
मुतबादल ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नौशहरा, विरका शहर और गिरदोनवा में बिजली के साथ सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। नौशहरा विरका में मोहल्ला मुस्लिम टाउन, तहसील रोड, मोहल्ला शुमाली मस्जिद, डेरा शाह जमाल और दीगर देहाती इलाकों में गैस की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि सारा दिन गैस बंद रहने की वजह से घरेलू खातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैस के लोड शेडिंग के बायस मुतबादल ईंधन की मांग में इजाफा होने के बायस कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि सरगोदा में थाना साहिवाल पुलिस को मनशियात फरोशों में मतलूब इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर इश्तहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना साहिवाल इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा रेड करके 3 साल से मनशियात फरोशी के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुजरिम शौकत हयात को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मनशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब था, जबकि कबल अजी इसके 2 साथियों मकबूल अहमद और लियाकत हयात को गिरफ्तार करके हवाला जुडिशियल भिजवाया जा चुका है। मुलजिम पर मनशियात फरोशी और नाजायज असलहा रखने की 5 मुकदमा दर्ज हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।